तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। बेसिकली ये एनसीईआरटी का आर्टिकल 4.11 है। ठीक है, तो लिख दीजिए व्हेन अ पार्टिकल follows a circular path, when a particle follows a circular path with constant speed, it is called, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इट इज कॉल्ड यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको यूसीएम बोलते हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये मे बी 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड इफ द स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ वेरीज, it is called non-uniform circular motion. सर्कुलर पाथ के अलोंग जब स्पीड वेरी करती है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अभी चैप्टर 4 में तो एनसीईआरटी के वैसे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है, पर हम नॉन यूसीएम भी डिस्कस कर ही लेंगे साथ ही में। तो प्रश्न ये उठता है, हाउ टू क्रिएट सर्कुलर मोशन इन अ पार्टिकल। How to create circular motion in a particle? So first give it an initial velocity. इसको एक वेलोसिटी दे दीजिए और फिर अपने हाथ से छोड़ दीजिए। हाथ में घुमा के, अगर इसको हाथ में रखे रखे घुमाएंगे तो फिर तो आप उस पर लगातार फोर्स लगा रहे हैं। एक इनिशियल वेलोसिटी दे दीजिए एंड देन पुल इट inwards by applying an external real force which at every instant should be directed at right angles to the direction of velocity at that instant. आप पहले पार्टिकल को कोई इनिशियल वेलोसिटी दीजिए, अपने हाथ से छोड़ दीजिए और उसके बाद उस पर एक फोर्स लगाइए। और वो जो फोर्स है हमको लगाना पड़ेगा, एक रियल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये इंपॉर्टेंट बात है, रियल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमें लगाना पड़ता है। और ये फोर्स हर इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी के राइट एंगल्स पर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा। अगर ऐसा है कि आपने से ये वेलोसिटी दी थी, आपने इधर वेलोसिटी दी थी, फिर इसे इधर एक वेलोसिटी और इधर एक फोर्स है, तो फिर इस फोर्स के कारण अल्टीमेटली पार्टिकल ऐसा कुछ हो ही जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में ही तो आना पड़ेगा ना उसको। तो जब वेलोसिटी यहाँ है ना तो आप फोर्स यहाँ लगाइए, वेलोसिटी यहाँ है इस समय, फिर फोर्स आप इधर लगा रहे हैं तो आप उसे मोड़ रहे हैं ये। फिर जब वो यहाँ जाना चाहता है ना तो आप उस पर यहाँ फोर्स लगाइए, तो फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा। फिर आप यहाँ फोर्स लगाइए, ऐसा कुछ हो जाएगा। हर इंस्टेंट पे एक फोर्स लगाइए। और फोर्स का काम क्या है?
force overcomes inertia. एक्चुअली इनर्शिया के कारण पार्टिकल हर इंस्टेंट पे जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में भाग जाना चाहता है. लिख दीजिए एट एवरी इंस्टेंट पार्टिकल टेंड्स टू fly away. At every instant particle tends to fly away in the direction of v at that instant. In the direction of v at that instant in straight line. हर इंस्टेंट पे पार्टिकल टेंड्स टू फ्लाई अवे इन द डायरेक्शन ऑफ v एट दैट इंस्टेंट इन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन में भाग जाना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया. तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये इनर्शिया को ओवरकम कर रहा है और पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है. लिख दीजिए अप्लाइड फोर्स ओवरकम्स इनर्शिया and is used up entirely in changing the direction continuously and is used up entirely in changing the direction continuously. हर इंस्टेंट पे इसको डायरेक्शन चेंज करनी ही करनी है. तो जो फोर्स है मेरे शब्द हैं कि इट गेट्स यूज्ड अप. तो यूज्ड अप को अंडरलाइन कर लीजिए. ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये रियल फोर्स है. सर्कुलर मोशन क्रिएट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है और चूंकि हर इंस्टेंट पे ये सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है. लिख दीजिए दिस फोर्स एट एवरी इंस्टेंट is directed towards the center of the circle. This force at every instant is directed towards the center of the circle. And is therefore called centripetal force. And is therefore called centripetal force. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सीकिंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स की जो हमने लगाया है उसकी गुण समझा रहा है, प्रॉपर्टी समझा रहा है. तो कभी कभी हम गुण के हिसाब से अलग नाम रख देते हैं ना, किसी का छोटू, मोटू, टिंगू, चिंटू. एक प्यार का नाम होता है या एक गुण बताता है, गुणवंती बाई. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है केवल एक गुण बता रहा है कि इट इज टुवर्ड द सेंटर. ये कोई नया फोर्स नहीं है. लिख दीजिए इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. इट इज जस्ट एन एडिशनल नेम. इट इज जस्ट एन एडिशनल नेम. Because it expresses the property of the applied external force. ये फिर एक कॉमन नाम हो जाएगा ना. कभी सर्कुलर मोशन क्रिएट करने के लिए टेंशन जिम्मेदार होता है धागे में. कभी सर्कुलर मोशन पैदा करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जब वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस का जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम करते हैं. पर हम इन्हें कॉमन नाम से पुकार सकते हैं ना. अगर ग्रेविटी कहीं सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर, स्पीड ब्रेकर पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे काम करती है सेंटर की तरफ. अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फोर्स सेंटर की तरफ काम करते हैं और वो सर्कुलर मोशन क्रिएट करते हैं.
पर फिर हम हर चैप्टर में उनको एक कॉमन नाम से पुकार तो सकते हैं ना कि ये देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी बात, इसलिए ये केवल एक नया नाम है, ऐसा लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रीपिटल फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिख दीजिए, इन अ डायग्राम the force which is directed toward the center provides the requirement of centripetal force for creating and maintaining circular motion. इसलिए फिर अगले चैप्टर में आर्टिकल 5.10 में कुछ बातें कही हैं, वो लिख लीजिए। हमारा तो एक बड़ा प्यारा सा रूल हो गया कि डायग्रामों में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा, हम बोलेंगे कि बस यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लिखिए, फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल कर दीजिए, for a stone rotated in horizontal circle, the centripetal force is provided by tension in the string. The centripetal force is provided by tension in the string. फिर आगे लिख दीजिए, for motion of a planet around the sun, gravitational force on the planet due to the sun provides the necessary centripetal force. सर प्लीज रिपीट कर दिए। For motion of a planet around the sun, gravitational force on the planet due to the sun provides the necessary centripetal force. आगे लिखिए, for a car taking a circular turn on a horizontal bracket में level road, on a horizontal level road, centripetal force is provided by the force of friction. Centripetal force is provided by the force of friction. आर्टिकल 5.10 में सर्कुलर मोशन के बारे में बस इतना ही जिक्र किया गया है। आपका तो एक बेसिक रूल है कि डायग्राम में जो भी रियल फोर्स, जाना पहचाना फोर्स सेंटर की तरफ आपने डायग्राम में जिसको बनाया हुआ है, बस वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। और मैंने आपसे ये कहा था कि इट गेट्स यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले एक और लाइन लिख दीजिए उसमें कि ऑन अ स्पीड ब्रेकर mg of the vehicle provides the necessary centripetal force. अब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग से दिखाएंगे नहीं,
सिर्फ बोलेंगे कि ये देखो अब की बार ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो भी सेंटर की तरफ होगा, सिर्फ उसका नाम है, लिख दीजिए। पहले तो यही लिख दीजिए, वॉर स्टार लगा के लिख दीजिए। एक वार्निंग है कि इन डायग्राम्स centripetal force is not marked. Centripetal force is not separately marked. डायग्राम जब बनाते हैं तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नया नाम है ना। बिकॉज इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज ओनली अ न्यू नेम। ये एक नया फोर्स है ही नहीं केवल ये एक नया नाम है। आप अपनी सहूलियत के लिए ये कह रहे हैं कि भाई स्पीड ब्रेकर पे आप बोलने के लिए ये बोल जरूर लेंगे कि स्पीड ब्रेकर पे mg जो है, जो सर्कल के सेंटर की तरफ काम कर रहा है, दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको सर्कुलर मोशन क्रिएट करना है और मेंटेन करना है तो हर इंस्टेंट पे आपको एक फोर्स अंदर लगाना पड़ेगा। आप जिस इंस्टेंट पे फोर्स अंदर लगाना बंद कर दोगे ना, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल भाग जाएगा। क्योंकि अब तो उसमें अगर दो चीजें हैं, अगर एक फोर्स है और एक वेलोसिटी है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर फोर्स आपने नहीं लगाया तो इसमें सिर्फ वेलोसिटी बचेगी। अगर दो कारण है मोशन के, अब एक कारण है मोशन का F और एक कारण है मोशन का V, दो कारण है, तभी तो ये M2D का एग्जांपल है, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन। तो चलिए ये लिख दीजिए, पहले अगली लाइन में लिख दीजिए, सर्कुलर मोशन is an example of motion in a plane, is an example of motion on a plane and takes place in FV plane। ये अच्छी लाइन होगी, FV plane। देखो ना, एक वेलोसिटी और एक फोर्स है, और जिस प्लेन में ये F और V दोनों हैं, उस प्लेन में सर्कुलर मोशन होता है। तो 1D motion is created by F। लिखो 1D motion, 1D motion is created by F and the other 1D motion is created by velocity। एक 1D motion फोर्स के कारण हो रहा है और एक 1D motion वेलोसिटी के कारण हो रहा है। Therefore, it is an example of 2D motion। इसलिए 2D मोशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। हमें ये ऑब्जेक्शन आता जरूर है कि यार फोर्स के कारण कोई मोशन तो हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी के कारण मोशन हो रहा है, फोर्स के कारण मोशन नहीं हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है मोशन। वो मोशन एक प्रिवेंट करने के काम आ रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता ना तो ये पार्टिकल भाग जाता, उसको भागने से रोकने में ये फोर्स, हमारी हेडिंग थी, हमने एक लाइन लिखी थी, दिस फोर्स गेट्स यूज्ड अप। अब वो समझा रहा, अगर किसी इंस्टेंट पे ये फोर्स है और इसने काम करना अगर बंद कर दिया तो पार्टिकल यहां पहुंचेगा O डैश पे, पर अगर ये फोर्स है तो ये पार्टिकल O पे है। अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है तो ये पार्टिकल O पे है, और अगर ये नहीं होता तो पार्टिकल O डैश पे चले जाता इनर्शिया के मारे। तो इस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट O डैश O को होने से बचा लिया, और हमें लगता है कि निठल्ला कर क्या रहा है। इसे डायग्राम बना के लिख दीजिए कि if F stops to act at A, then the particle will move in a straight line
ड्यू टू V। अब तो पार्टिकल में एक ही 1D मोशन का रीजन बचा। अगर ये नहीं है तो फिर भाई या तो दो फोर्स हो या दो वेलोसिटी हो या एक फोर्स और एक वेलोसिटी हो, दो अलग अलग डायरेक्शनों में फोर्स के दो अलग अलग कारण हो, तो ये 2 1D मोशन होते हैं, जिन्हें 1 2D मोशन होता है। अब फोर्स का ये वाला तो कारण बचा नहीं मोशन का, तो बस अब ये 2D मोशन नहीं होगा, अब सिर्फ 1D मोशन होगा, तो पार्टिकल यहां चला जाएगा। बट ये फोर्स अगर है तो पार्टिकल O पे है ना। बट इफ द फोर्स continues to act, particle will be found at O। अगर ये फोर्स काम करते रहेगा तो पार्टिकल O पे पाया जाएगा। Therefore, the force has prevented motion OO dash to occur। इस फोर्स की वजह से इतना मोशन हुआ नहीं जो कि अदरवाइज हो जाता। इस फोर्स ने इतना मोशन होने से बचा लिया है, और हम लोगों को ये लगता है कि इस फोर्स ने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, कुछ किया नहीं। एनीवे, मेरा तो ये कहना है मोशन के दो कारण हैं, एक 1D मोशन वेलोसिटी के कारण है, एक 1D मोशन फोर्स के कारण है। और इसलिए ये 2 1D मोशन है तो 1 2D मोशन हो जाता है FV प्लेन में। और अब की बार इसका शेप सर्किल, पहले इसका शेप पैराबोला था प्रोजेक्टाइल में। हम सर्कुलर मोशन में, मतलब मैंने ये कहा कि इट गेट्स यूज्ड अप। इट गेट्स यूज्ड अप का मतलब मैं अब ये समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और प्लैनेट्स के बीच में, या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अब ये जो फोर्स है, अगर वेलोसिटी नहीं होती तो इस फोर्स के कारण ये डिस्प्लेसमेंट होता, पार्टिकल सेंटर के करीब आता। पर अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये फोर्स तो सारा इसको बनाने में ही लग गया ना, खत्म हो गया ना। इट गेट्स यूज्ड अप। इस फोर्स का जो जाना पहचाना फोर्स है, जो जाना पहचाना असर है, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल हो गया खाली डायरेक्शन चेंज करते रहने में। इसलिए इसका आपको कोई एडिशनल असर नहीं दिखेगा। अगर स्पीड ब्रेकर पे एक गाड़ी जा रही है ना, तो शायद वो इफेक्टिवली वेटलेस हो जाएगी, क्योंकि उसका mg किसी और काम आ गया ना, सर्कुलर मोशन बनाए रखने के काम आ गया। नहीं तो पार्टिकल वहां जाता तो उसको खींचने में mg काम आ गया। ये लाइन अलग से लिख दीजिए आप अगली लाइन में कि सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स गेट्स यूज्ड अप, since centripetal force gets used up, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम ही गलत है, मुझे ज्यादा पसंद है ही नहीं। मुझे इसे ऐसा लिखवाना, उल्टा चेंज कर दीजिए उसको, आप ऐसा लिखिए, since the real force acting toward the center, since the real force acting toward the center gets used up, in meeting the requirement of centripetal force, therefore the otherwise known effect of this force, this real force, will not be seen। इस फोर्स का जो अदरवाइज नोन इफेक्ट था वो अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूज अब हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया है, ये कुछ और करने के काम आ गया है, जो कि एपरेंटली आपको दिख नहीं रहा है। पर इस बेचारे ने तो अपनी बलि चढ़ाई थी सेंट्रीपिटल बस कहलाने की जिद में। दैट इज, लिख दीजिए, दैट इज अ बॉडी ऑन अ स्पीड ब्रेकर
A body on a speed breaker, a vehicle on a speed breaker is likely to become weightless, क्योंकि उसका mg सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाने के काम आ गया ना, तब बॉडी वेटलेस हो गई। इसी तरह अगर सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो जो फोर्स है, अब डिस्टेंस कम करने का अट्रैक्टिव फोर्स होते हुए भी वो प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस कम नहीं कर पाएगा। अगली लाइन में लिख दीजिए, मून इज इन इट्स ऑर्बिट, मून इज इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, मून इज इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। But since this force gets used up, in maintaining the circular path of moon, in maintaining the circular path of the moon, therefore no additional effect of this gravitational attractive force, no additional effect of this gravitational attractive force will be seen. Thus the radial displacement, thus the radial distance between Earth and Moon remains same. Radial distance between Earth and Moon remains same. बस ये था यूसीएम। इसमें सर्कुलर मोशन के अलाउंग जब पार्टिकल चलता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। और नॉन यूसीएम में हम बता चुके हैं, यूसीएम में यहाँ एक फोर्स होता है, इसे हम रेडियल फोर्स भी बोल देते हैं, और एक वेलोसिटी होती है, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। यहाँ दो डायरेक्शनों में बात होती है सर्कुलर मोशन में, बना लीजिए इसको। यूसीएम में एक रेडियल फोर्स होता है और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। रेडियल वेलोसिटी 0 होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। हाँ, इसकी अगर बात करें तो इसमें शायद टुवर्ड्स द सेंटर, जब फोर्स है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन भी होगा। जब आप एक फोर्स मार्क कर रहे हो तो एक एक्सेलरेशन भी मार्क करोगे। हालांकि रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, पर एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में 0 नहीं है। इसमें रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है। भाई देखो, स्पीड भले ही कांस्टेंट है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, and rate of change of velocity is called acceleration. So this motion is accelerated. फिर से पूरा लिख दीजिए। In UCM, uniform circular motion, speed remains same. Speed remains same, but the direction continuously changes. Speed remains same, but the direction continuously changes. So velocity changes because velocity is a vector. Velocity direction पे भी depend करती है। वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है और आगे लिख दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। Therefore, a uniform circular motion is an accelerated motion. Uniform circular motion जो है is an accelerated motion. And since the force is directed towards the center,
since the force is directed toward the center, acceleration created by it is also directed towards the center. बस तो यूसीएम में मतलब हम दो वेलोसिटी और दो फोर्स या दो वेलोसिटी दो फोर्स और दो एक्सेलरेशन की बातें करना चाहेंगे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। हाँ, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है और रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मुझे इस डायरेक्शन में तीन चीजों के बारे में बताना है और इस डायरेक्शन में तीन चीजों के बारे में बताना है। अगर आप यूसीएम की बात कर रहे हैं तो उसमें रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये फोर्स यूज हो गया ना, इट गेट्स यूज्ड अप इन डूइंग समथिंग जो हमें दिख ही नहीं रहा है, जिसको हम अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहे। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। हर इंस्टेंट पे आप इस डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन ही कहेंगे। यहाँ पे आप इसे टेंजेंशियल डायरेक्शन कहेंगे, इसे आप रेडियल डायरेक्शन कहेंगे हर इंस्टेंट पे। तो हम ये कह तो सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लिख दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन at every instant is directed towards the center. Is directed towards the center. And the magnitude of this acceleration in UCM is a constant. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। और ये सारी बातें हैं यूसीएम वाली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 स्टार लगकर लिख दीजिए, एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूसीएम is not a constant. Acceleration vector in UCM is not a constant. क्योंकि इस इंस्टेंट पे मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहूंगा माइनस आई कैप, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहूंगा आई कैप, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहूंगा जे कैप, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहूंगा माइनस जे कैप। ये टुवर्ड्स द सेंटर तो है, पर वेक्टर फॉर्म में तो इसका आई जे बदल रहा है ना, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टाइल में क्या था, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा थी माइनस जी जे कैप। तो प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन वेक्टर वाज अ कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पर यूसीएम में एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। खाली ये कहना कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, उससे इसकी डायरेक्शन स्पेस में फिक्स नहीं हो जाती। आपको लगेगा कि भाई ये तो हमेशा वेलोसिटी के राइट एंगल पे है तो इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, और वेलोसिटी की खुद ही की डायरेक्शन बदल रही है। या आप ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड तो है तो डायरेक्शन फिक्स्ड तो है, पर हम उसके वेक्टर नोटेशन की बात कर रहे हैं। ये डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, ये डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में तो चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इन यूसीएम इज नॉट अ कांस्टेंट, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट। अब क्या होगा अगर आप पार्टिकल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा दें, कांस्टेंट फोर्स लगा दें। लिख दीजिए, इफ अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल in tangential direction, if a constant force is applied on the particle in tangential direction, then the motion will be accelerated. Motion will be accelerated in tangential direction as well.
सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन तो खैर है ही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी आप चाहें तो लगा सकते हैं फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। लिख दीजिए दिस ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एबल टू चेंज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड बढ़ेगी। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज नॉट एबल टू चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फिर से दोबारा लिख दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is able to change only the direction, not the speed. But tangential acceleration is the real acceleration. हम लोगों को लगता है एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का बढ़ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ना, तो फिर तो हमारे लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक रियल एक्सेलरेशन हुआ। तो जो नॉन यूसीएम होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें इस डायरेक्शन में एक रेडियल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कह लेता हूं, इधर एक टेंजेंशियल फोर्स होता है, इधर एक वेलोसिटी भी होती है, इधर एक एक्सेलरेशन भी होता है। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है पर सेंट्रीपिटल वेलोसिटी नहीं होती, बस सेंट्रीपिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो कि चेंज होगी। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इज नॉट कांस्टेंट, दैट चेंजेस। टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। अगर आप यहां एक फोर्स लगा देंगे, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, सर्कुलर मोशन में हमेशा पार्टिकल जो है वो सर्किल के अलोंग ही चलता है। तो मैं तो कभी कभी ये मान लेता हूं कि तुम अगर ये भी इमेजिन कर लो कि सर्किल को यहां से कट कर दो और फिर इसको फैला दो स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो 1D मोशन के जो केसेस थे ना वो यहां लगाए जा सकते हैं, वो फॉर्मूले यहां लगाए जा सकते हैं। हालांकि पॉइंट्स टू पॉन्डर में पॉइंट नंबर 4 में एनसीईआरटी ने कुछ कहा है जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है। मेरा तो कहना है कि न्यूमेरिकल्स का विजुअलाइजेशन और सॉल्विंग बड़ा आसान हो जाएगा। आप तो क्या करो, सर्किल को एक पॉइंट से कट करो और उसे स्ट्रेट लाइन के रूप में स्प्रेड कर दो। अब अगर यूसीएम है तो ये कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम लगा लो। स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मूले होते हैं ना वो सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। आप ऐसा लिख दीजिए, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स if the circular path is laid oblique imagined as a straight line path, then equation of kinematics can be applied. अगर ये यूसीएम है तो बस एक ही इक्वेशन लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये नॉन यूसीएम है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो बढ़िया लगाइए v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as and s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर नॉन यूसीएम है और पार्टिकल में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन सारी की सारी लग जाएंगी। न्यूमेरिकल के लिए तो आप चाहें तो ऐसा जरूर ट्राई कर सकते हैं
गारंटेड 100% विदाउट फेल सारे न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे आपके। पॉइंट्स टू पॉन्डर में पॉइंट नंबर 4 में उसने लिखा तो है कि सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स की एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती। हाँ, तो एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती यूसीएम, इसमें तो लगाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन आप किसी भी तरह सॉल्व करें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन में आप ये समझ लीजिए कि पार्टिकल कभी भी अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला नहीं है, और यहाँ बस जैसे यहाँ ये स्ट्रेट लाइन में चलता था वैसे ही यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता था और 13579 की बात करते थे, ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी 13579 की बात करेंगे। बस फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेंगे कभी कभी कि पहले सेकंड में इतना चला और अगले सेकंड में इतना चला, तो अब हम इतने एंगल की बात कर लेंगे कि पहले सेकंड में इसने इतना एंगल बनाया और बाद में इसने एंगल थोड़ा ज्यादा बनाया, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो इतना ही फर्क है बस। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यूसीएम में क्या होता है और क्या नहीं होता है। यूसीएम में सिवाय टेंजेंशियल फोर्सेस के, मतलब एक तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स होता है, रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है और रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूसीएम में टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी होती है, ना तो फोर्स होता है ना एक्सीलरेशन होता है। और नॉन यूसीएम में तो सिर्फ एक ही चीज नहीं होती और वो है रेडियल वेलोसिटी। ऐसे लिख दीजिए, इन नॉन यूसीएम everything is finite except the radial velocity। नॉन यूसीएम में सब कुछ फाइनाइट है except the radial velocity। तो चलिए अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी डेवलप करते हैं, पढ़ते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, सबसे पहले तो ये एंगल थीटा की बात करते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, आर्क अपॉन रेडियस, S by R। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये एंगुलर वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं और थीटा की यूनिट है रेडियन। ये इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार दे दीजिए कि इन दिस फॉर्मूला थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। पर डिस्प्लेसमेंट के नाम पे आप एस के नाम पे कभी भी सर्कुलर मोशन में ये वाला नहीं लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन। ये वार्निंग लिख दीजिए, इन सर्कुलर मोशन even displacement means along the circular arc। We never consider straight line path। स्ट्रेट लाइन पाथ की हम बात कभी करते ही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आपको यहां से यहां तक करनी है ना, तो ये पूरी आप ये पाथ लोगे जहां एक्चुअली गाड़ी चली है आपकी। गाड़ी तो आप इसी पाथ पे चला रहे हो ना। हाँ, अगर पार्टिकल वापस पूरा यहाँ आ गया, यहीं का यहीं जहां से स्टार्ट किया था, तो जरूर हम डिस्प्लेसमेंट 0 कह देते हैं। यहां से यहां तक गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये है। और फुल राउंड की अगर बात करें, लिख दीजिए इन वन फुल राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, s is equal to 2 pi r and displacement is 0। मतलब आप तो ये समझ लीजिए कि इसके न्यूमेरिकल्स में हम कभी डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करते, लीनियर हम हमेशा डिस्टेंस ही लेते हैं। लिख दीजिए
in numericals of circular motion, by displacement we essentially always mean distance traveled along the circular arc. पहले मैंने आपको पढ़ाया था थीटा, क्योंकि s by r है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, इट इज एंगल अपॉन टाइम। कितने टाइम में एंगल स्वीप किया है? डिस्प्लेसमेंट मतलब जो अपनी ये वाली वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो ये एंगल अपॉन टाइम होगी। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी, ओमेगा थीटा बाय टी। इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और थर्ड है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से डिनोट करते हैं, तो डी ओमेगा बाई डी टी होगा, इसलिए वो रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड होगा, इसलिए वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जरूर फिर हम अल्फा को डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल अपॉन टाइम, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यूसीएम में तो खैर ओमेगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है ना, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो ये इक्वल टाइम में इक्वल एंगल स्वीप करता है, क्योंकि यूसीएम ओमेगा इज अ कांस्टेंट, यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट है, सो अल्फा इज 0। यूसीएम में अल्फा 0 है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, तो यूनिट से चेक कर लेते हैं, डायमेंशन से। इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, मतलब डी, ये वाले डी यूनिट्स निकालने हैं तो डी डी हटा दीजिए, और थीटा है रेडियंस में, तो ये रेडियन कैंसिल हो गया। हाँ, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर कभी डाउट आ जाए तो आप इनकी यूनिट से चेक कर लीजिए कि हाँ, ये डी जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो तो यूनिट्स को या डायमेंशंस को अफेक्ट करेगा नहीं, तो आप डी हटा दीजिए। ये रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड, और ये रेडियन, तो सॉल्व करने पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हाँ, ये अल्फा का ही फॉर्मूला है, अगर आपको कंफ्यूजन आ जाए तो। ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है चीजों को क्रॉस चेक करने का। ये थे एंगुलर वेरिएबल्स, एक तो एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर वेलोसिटी, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा? जब पार्टिकल पहले इतना एंगल स्वीप करेगा, फिर अगले सेकंड में थोड़ा ज्यादा एंगल स्वीप करेगा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा एंगल स्वीप करेगा, उसके बाद और भी ज्यादा एंगल स्वीप करेगा। अगर ऐसा केस है तो हम बोलेंगे हाँ, पार्टिकल में एंगुलर एक्सेलरेशन है। पहले वो 1 डिग्री, फिर उतना ही टाइम में 3 डिग्री, फिर उतना ही टाइम में 5 डिग्री, फिर उतना ही टाइम में 7 डिग्री का अगर एंगल स्वीप कर रहा है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन तो है ही, क्योंकि एंगल्स स्वेप्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। हम तो जरूर डायरेक्ट आपसे काम की बात कर लेते हैं। एस एनथ वाला वो गैलीलियो सीरीज पढ़ी थी ना, 13579 वाली, वो मैं आपको डायरेक्ट यहां लिखवा देता हूं, लिख दीजिए। इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, if initial angular velocity is 0 and angular acceleration is constant, then in successive equal intervals of time, angular displacements
angular displacements will be in the ratio of odd numbers, 1:3:5:7:9. ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आप उसे विजुलाइज करिए कि पहले आप पत्थर घुमा रहे हैं हाथ से लंगर, और आप अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर ये एंगल इसका बढ़ता जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल स्वीप्स इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा चलिए फिर से लिख दीजिए, इन UCM the particle sweeps equal angles in equal interval of time. But this is not called uniform motion. साफ साफ लिखिए, UCM is not uniform motion. UCM is not an example of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन तो उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट बने रहे, जो 1D में पढ़ा था, M1D में। यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, सो UCM में इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एंगल तो स्वीप हो रहे हैं, बट ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं है। दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और आगे लिख दीजिए, इन नॉन UCM the angles swept in successive equal time intervals, angles swept in successive equal time intervals are unequal ठीक है, वो हमारे दिमाग में ये विजुअलाइजेशन है। जब पंखा में एक स्विच ऑन कर रहे हैं ना, जब पंखा स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्पीड पिकअप कर रहा है ना, वो तो नॉन यूसीएम का केस है। एक बार पंखे की स्पीड कांस्टेंट हो गई तो वो यूसीएम हो गया। शुरू में उसमें इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके पार्टिकल्स में, ब्लेड्स में। नॉन यूसीएम के नाम पे आपको यही इमेजिन करना है कि यार पहले इसने इतना घूमा, फिर इसने थोड़ा ज्यादा घूमा, फिर उतने ही टाइम में इसने थोड़ा ज्यादा घूमा, फिर इतने ही टाइम में और भी ज्यादा घूमा। शायद ये 1357 वाला केस आ रहा है। नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं इस पाथ पे, और आपने गाड़ी में एक्सीलरेटर दिया हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही विजुअलाइज करिए कि पहले आप इतना गए, फिर आप इतना गए, फिर आप इतना गए, ये 1357 है। अगर ये आर्क 3 टाइम्स हो जाएगी तो एंगल भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब ये आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क 5 टाइम्स हो जाएगी तो एंगल भी तो 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ द आर्क 7 टाइम्स हो जाएगी तो एंगल भी तो 7 टाइम्स हो जाएगा। मेरा तो एक सिंपल सा कहना है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में बिछा लीजिए, फिर ये M1D का सवाल है, खत्म, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। न्यूमेरिकल में तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर आप इसको ये मान लीजिए, भाई सर्कुलर मोशन में भी पार्टिकल जो बॉडी चल रही है वो कभी सर्कुलर पाथ अपना छोड़ती नहीं, सर्कुलर पाथ पे ही है जो भी हो रहा है, तो उसको ऐसा फैला लीजिए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हेडिंग दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। पहला मेरे पास एक फॉर्मूला आया था, एंगल इज इक्वल टू एस बाय ए, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हो गया। इसकी यूनिट रेडियन है, इसकी यूनिट मीटर है, ये डायमेंशनलेस है,
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी यूनिट मीटर आ जाए। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उनकी यूनिट्स में रेडियन आएगा, एंगुलर वेरिएबल्स है, जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट्स में रेडियन आया करेगा, जो कि डायमेंशनलेस होता है। और जो लीनियर वेरिएबल है उनकी यूनिट्स में कहीं ना कहीं मीटर आएगा। तो ये डायमेंशनलेस है और आर से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये लीनियर बन गया, इसलिए इसमें यूनिट मीटर आ गई। क्योंकि एस है आर थीटा, इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ds by dt है r d theta by dt, ds by dt यानी वेलोसिटी, तो ये r d theta by dt यानी ओमेगा। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है कि स्पीड है, इस पे दिमाग मत लगाना। अब तो पाथ कभी चेंज होता ही नहीं है, यही पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ जैसी यहाँ कोई बात है नहीं। तो टेंजेंशियल स्पीड है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना भाई। जो आप एस क्या है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द आर्क, तो वेलोसिटी भी अलोंग द आर्क है ना। जब ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो ये आर्क, ये वेलोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है। और तो कोई वेलोसिटी होती भी नहीं है ना, इधर तो कोई वेलोसिटी होती नहीं है, इधर तो कोई वेलोसिटी होती नहीं है, जो वेलोसिटी होती है वो इधर होती है। तो ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें जो v आया है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर से देखिए, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियन पर सेकंड, इसे आप खाली पर सेकंड कह लीजिए डायमेंशंस के लिहाज से, और इसमें मीटर कर दीजिए, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई ना। इसको रेडियन पर सेकंड की जगह पर सेकंड कहिए डायमेंशंस के लिहाज से, रेडियन के तो कोई डायमेंशन है नहीं, और ये मीटर से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह से मैं अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो dv by dt इज इक्वल टू r d ओमेगा by dt, तो dv by dt इज इक्वल टू r अल्फा। d ओमेगा by dt ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये dv by dt यानी क्या, जो dv by dt है इज इक्वल टू r अल्फा, ये है at, at इज इक्वल टू r अल्फा। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क है, ये वेलोसिटी भी अलोंग द आर्क है, तो ये एंगुलर, ये एक्सेलरेशन भी अलोंग द आर्क हुआ ना। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सब टेंजेंशियल वाली बातें हैं, ये सब टेंजेंशियल वाली बातें। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो चेंज हो ही नहीं रही ना, यहाँ फोर्स है तो यहाँ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैं dv by dt की जब बात कर रहा हूँ तो मैं इधर वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ कि पहले यहाँ इतना चलता था, फिर यहाँ इतना चल रहा है, फिर यहाँ इतना चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन है तो ऐसा होगा, पहले इतना चलेगा, फिर इतना चलेगा, फिर इतना चलेगा। तो ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यूनिट देखो, ये अल्फा है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1/2 सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर कर दिया तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मीटर वाली सारी चीजें हैं ना वो यहाँ आएंगी, यहाँ ये डिस्टेंस मीटर में है, यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। यहाँ तो सब, यहाँ पे जितनी भी आप बातें करेंगे रेडियंस में होंगी। सेंटर पे आप जब देखते हैं, सेंटर पे जब भी आप देखते हैं तो आप एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं और उनकी यूनिट रेडियनों में होती है। जब भी आप आर्क के अलोंग देखते हैं तो आप टेंजेंशियल वेरिएबल्स की बात करते हैं और उनकी यूनिट में मीटर वाला टर्म आता है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आप मीटर में ही लोगे ना। यही लिख दीजिए आप फिर से कि टू इमेजिन एंगुलर वेरिएबल्स, to imagine angular variables, look at the center
look at the center and think of the corresponding angular motion. Think of the corresponding angular motion. And their units will be in radians. या तो radian या radian per second या radian per second square. But to think of linear oblique tangential variables, look at the arc. And imagine path along the circular arc. अब मैं उसे स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं कह सका, पर मेरी कहने की तो इच्छा वही हो रही थी कि स्ट्रेट लाइन पाथ बोल दो. The units of these variables have meters. ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी यूनिट में मीटर आता है, या तो मीटर या मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अगर तुम यहां देख के थीटा की बात करोगे तो फिर यहां देख के एस की बात करना. अगर यहां देख के तुम एंगल अपॉन टाइम की बात करोगे तो यहाँ ds by dt वेलोसिटी की बात करना. यहां तुम अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की बात करोगे तो यहां तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करना. जब कुछ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यहां होगा तो उसका इफेक्ट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में यहां आएगा ही आएगा. अगर यहां गाड़ी एक्सीलरेट करेगी तो फिर यहां ज्यादा एंगल स्वीप होगा. तो ये दोनों एक्चुअली बस एक ही चीज है. ये मतलब एक के अगर एक्सीलरेशन है तो फिर यहां भी होगा ही होगा. मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कायदे से दो अलग टाइप के एक्सीलरेशन नहीं है, वो रिलेटेड है. अगर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तो फिर यहाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी तो होगा ही होगा ना. लिख दीजिए कि एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन are dependent on one another. Their units are different. एक ही यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और एक ही यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. But essentially they are not different accelerations. मेरे कहने का ये मतलब है कि जब गाड़ी यहां पर एक्सीलरेट करेगी तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बढ़ेगा ना. अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 होगा. और अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, आपने गाड़ी में एक्सीलरेटर दिया हुआ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा. ऐसा लिख दो, if tangential acceleration is 0 then angular acceleration will also be 0. अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 होगा. मतलब वो रिलेटेड है आपस में, वो रिलेटेड है. फिर से साफ साफ लिख दीजिए कि एंगुलर एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस ओनली इफ the body has an acceleration in tangential direction. अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में बॉडी में एक्सीलरेशन है तो ही उसमें एंगुलर डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा. तो फिर यहां तो मैंने एक बात ये देखी कि लीनियर वेरिएबल इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेरिएबल. S को देखा r थीटा, V को देखा r ओमेगा और A को देखा r अल्फा. ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है.
जो डिस्प्लेसमेंट है ये टेंजेंशियल है, अलोंग द सर्कुलर आर्क है, ये भी अलोंग द आर्क है, ये भी अलोंग द आर्क है, और ये भी मे बी अलोंग द आर्क है। इसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं कभी कभी, पर इसे डिस्टेंस ही कहते रहो तो अच्छा है। हम इस चैप्टर में सर्कुलर पाथ कभी छोड़ते ही नहीं है। अलोंग द सर्कुलर पाथ चल पढ़ जा रहे हैं, तभी तो सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। Types of acceleration in circular motion. Number one, centripetal. Number two, किसी को रेडियल भी कहते हैं। नंबर टू है टेंजेंशियल, और नंबर थ्री है एंगुलर एक्सेल अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन एक्सेलरेशन के आप नाम पढ़ेंगे जरूर, पर एक्चुअली ये दोनों सेम फैमिली के हैं, ये रिलेटेड है। ये एकदम सेम तो नहीं है, ये दोनों एकदम सेम तो नहीं है। एक AC मान लेता हूं और एक AT मान लेता हूं, क्योंकि अगर ये दिया है अल्फा दिया है तो मैं AT को निकाल ही सकता हूं R अल्फा से। तो बेसिकली दो ही टाइप के एक्सीलरेशन की बात करो। जो AC है इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो AT है इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो अल्फा है उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं दो टाइप के एक्सीलरेशन बस यही मान लेता हूं, और अल्फा को जरूरत पड़ेगी तो AT से रिलेट कर लूंगा। बेसिकली दो टाइप के एक्सीलरेशन है, और हम बस यही बोलते हैं अगर यूसीएम है तो उसमें सिर्फ AC होता है, और अगर नॉन यूसीएम है तो उसमें दोनों होते हैं। ऐसा फिर लिख दो, इन यूसीएम the acceleration is always directed toward the center of the circle. In UCM, the acceleration is always directed toward the center of the circle. But a non-UCM has two accelerations, AC and AT. अब अगर ये दो एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन कहीं यहां आएगा ना, and the net acceleration is not directed towards the center of the circle. नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशंस हैं, और जो नेट एक्सेलरेशन है is not directed towards the center of the circle. Is not directed towards the center of the circle. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ट्रू या फॉल्स? जवाब है इसका फॉल्स। यूसीएम में, केवल यूसीएम में जो नेट एक्सेलरेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, काम की बात है, इस पे क्वेश्चन बनने
इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो ये रेडियल वाला है ना, जिसे कि हम सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r। इसका डेरिवेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये याद करना बहुत आवश्यक है, v स्क्वायर बाय r। या फिर v को r ओमेगा लिख दो, जो हो गया ओमेगा स्क्वायर r, या फिर इसको और r को एलिमिनेट कर दो तो v ओमेगा भी हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका तो बेस्ट फॉर्मूला है dv बाई dt, dv बाई dt, ये v dv बाई dx हुआ करता था। इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने बोला है। और जो at है वो बेसिकली या तो इससे निकल आएगा या इससे निकल आएगा। अगर उसने आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बोलता है सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की वेलोसिटी 3 + 2t स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो dv बाई dt कर लेना। वेलोसिटी तो केवल यही वाली है बस, और तो कोई वेलोसिटी है नहीं, रेडियल वेलोसिटी तो है नहीं, केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज कौन करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो ही तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। तो मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा dv बाई dt से, वो dv बाई dx भी होता है। और अगर अदरवाइज वो अल्फा दे दे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, तो आप इससे at निकाल लेना। at निकालने के आपके पास दो तरीके होंगे, और जहां अल्फा का फॉर्मूला है, इससे आप कंफ्यूजन ना हो जाओ, तो मैं बोल रहा हूं अल्फा का फॉर्मूला ये है, at का तो यही फॉर्मूला है, ये गलत नहीं है फॉर्मूला, मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये फॉर्मूला इसका है और ये फॉर्मूला इसका है, यूनिट से चेक कर लेंगे। ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो इसकी यूनिट है। ये कंफ्यूजन आ सकता है कि ये फॉर्मूला इसका है कि इसका है, तो इसमें तो सब एंगुलर वाली चीजें हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ही होगा। इसमें सब लीनियर वाली चीजें हैं, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का ही होगा। ये दो टाइप के एक्सेलरेशन है, बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन है बस। फॉर्मूले तो इनके कई हो गए, पर एक्सेलरेशन दो टाइप के हैं। तो फिर हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम, नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम में एक ये AC हो जाएगा, एक ये AT हो जाएगा, और एक ये A नेट आ जाएगा। जो A नेट आएगा वो ऑफ कोर्स AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर के नाम पे में भी v स्क्वायर बाय r होगा, और AT के नाम पे में भी r अल्फा का स्क्वायर होगा। या ये ऐसा हो सकता है, AT के नाम पे dv बाई dt का स्क्वायर होगा। बस ऐसा कुछ करके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा बहुत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.31 जो है ना एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज में 4.31, उसमें इसने इस फॉर्मूले को यूज करवाया है। वैसे तो वो पढ़ा रहा है, चैप्टर का नाम है यूसीएम, पर नॉन यूसीएम का एक सवाल उसने दिया है। इतनी कैलकुलेशंस लगेंगी बस। देखो, अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है।
अगर उसने आपको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर वाली चीज कोई दे दी तो पहले आप उसे r से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाओ, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए और ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, तभी आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और वही बात यहाँ भी लागू होती है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, तभी आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नॉन यूसीएम में वो ये भी कहेगा कि ये वेलोसिटी है और मे बी ये एंगल अल्फा है। तो हम ये एक बात लिखते हैं कि जो एक्सेलरेटेड नॉन यूसीएम होता है ना, जो एक्सेलरेटेड नॉन यूसीएम होता है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में और नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्यूट एंगल होता है। ये भी एक बात लिख दीजिए। एक तो मैं tan अल्फा को यहाँ से लिख दूंगा, tan अल्फा है, अल्फा नहीं लिखता मैं, चलो इसे बीटा लिख देता हूँ। tan बीटा इज इक्वल टू AC by AT. It makes net acceleration makes acute angle with the direction of instantaneous velocity when the tangential acceleration when AT is positive. अगर बहुत घुमा के सवाल दे देगा तो वो बीटा दे देगा, और AC तो तुम्हें v² पता ही होता है, वो ये एंगल दे देगा तो तुम्हें AT निकाल लेना। ये कठिन सवाल हो जाएगा। अगर रिटार्डेड सर्कुलर मोशन है, कहीं ब्रेक्स की बात हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो मे भी ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और इधर टेंजेंशियल आएगा। टेंजेंशियल वाला वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा ना, तभी तो स्पीड घटेगी ना। तो अब की बार नेट एक्सेलरेशन यहां आएगा, नेट एक्सेलरेशन यहां आएगा और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। जो नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन से, यहां से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4.31 जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका पूरा सॉल्व तो नहीं कर रहे। कहता साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी 27 किलोमीटर पर आवर। As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, as he approaches circular turn on the road of radius 80 meter, he applies brakes. वो तो टर्न आने वाला होता है तो गाड़ी हमें धीरे करना ही पड़ती है। टर्न आने वाला होता है तो हम लोग गाड़ी तो धीरे करते ही हैं, नहीं तो फेक स्किडिंग हो जाएगी। And reduces his speed at a constant rate of 0.5 meter per second every second. कहता है जब वो सर्कुलर टर्न के पास आ रहा है, स्ट्रेट रोड थी उसमें टर्न आया, तो जब वो टर्न के पास आ रहा है तो अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहा है और बोल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो ये उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रिड्यूस कर रहा है तो माइनस। तो जो AT की वैल्यू है वो है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है, ये डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही दिया है। अब कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन तो वही आएगा
आप v स्क्वायर बाय r से पहले तो ये निकाल लेना प्रॉपर यूनिट्स में, ये v स्क्वायर बाय r है और इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली उसने दे ही दी है आपको। आप v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस ये 0.5 का स्क्वायर ये कर लेना, ये नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो ऑप्शंस में इसने एंगल भी दिया है और ये एंगल का आंसर मेरे हिसाब से गलत है। विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है अगर, तो जब वेलोसिटी तो इस तरफ होगी वेलोसिटी तो इस तरफ होगी और ये इस तरफ होगा, एटी ब्रेक्स लगा रहा है ना, क्योंकि एक एक्सेलरेशन ये और एक एक्सेलरेशन ये है, तो नेट एक्सेलरेशन ये है। इसका आंसर 90 डिग्री से तो बड़ा ही आना चाहिए। खैर नॉन यूसीएम का एक सवाल उसने दिया है, तो नॉन यूसीएम के सवाल भी आ सकते हैं आपको और इतना पर्याप्त है जितना हमने पढ़ा है। नेट एक्सेलरेशन जो है वो इन दोनों से निकल आएगा। एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला, एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला और एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वाला। यूसीएम में टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन नहीं होता और ज्यादातर हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों का जो सर्कुलर मोशन होता है वो उसमें हम ब्रेक्स लगाते हैं, तो उसमें सेंट्रीपिटल वाला तो खैर हमेशा यही रहेगा। ये मेरी वेलोसिटी है और अगर ब्रेक्स लगा रहा हूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन है। तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से एक्यूट एंगल नहीं बनाएगा। जो आंसर दिया है पीछे 4.31 का वो शायद गलत है। एंगल 90 से ज्यादा है। सबसे पहले तो यही देख के आपको ढूंढना है कि कोई ऑप्शन 90 से ज्यादा है क्या। नहीं। अब थोड़ा सा और डिस्कशन बचा है। हेडिंग दीजिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T, time taken by object to complete one full round या revolution। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, फुल सर्कल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एफ से लिख लेते हैं, कभी कभी वो ऐसा सिंबल भी लेते हैं कुछ, न्यू उसको बोलते हैं, न्यू। जिसके साथ आप कंफर्टेबल है वो सिंबल यूज कर लीजिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो सेकंड्स में जानकारी दी है वो अपॉन में आनी चाहिए। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो जो जैसे मैं बोलता हूं 15 राउंड्स इन 30 सेकंड्स, एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल मेक 15 राउंड्स इन 30 सेकंड्स। अब कहता हूं उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम वाली चीज नीचे आनी चाहिए, तो 15/30 हो गई। और अगर मैं कहता हूं टाइम पीरियड निकालो तो टाइम वाली चीज ऊपर आनी चाहिए, 30/15 हो गई। मैंने कहा 15 राउंड्स इन 30 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम वाली जानकारी नीचे आनी चाहिए, और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम वाली जानकारी न्यूमरेटर में आनी चाहिए, क्योंकि इसकी यूनिट 1/सेकंड में आनी चाहिए और इसकी यूनिट सेकंड्स में आनी चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आरपीएम में भी होती है कई बार, पर मिनट में, एंड नंबर ऑफ आरपीएम इज इक्वल टू 60 इनटू नंबर ऑफ आरपीएस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर सेकंड में जितने भी चक्कर लग रहे हैं पर मिनट में तो उससे ज्यादा ही लगेंगे ना। तो ओमेगा होता है ना, जो थीटा बाय टी होता है वो 2 पाई बाय टी होता है।
क्योंकि पूरे एक सर्किल में जो एंगल है वो 2 पाई है। ओमेगा के फॉर्मूले हमारे बड़े काम के हैं, इसलिए 2 पाई न्यू हो जाता है। टू पाई न्यू ओमेगा है एंगल अपॉन टाइम। अगर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उसे पूरा एक टाइम पीरियड कहते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो एंगल होगा वो 2 पाई होगा, और फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड को न्यू भी कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड वगैरह निकालने के सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। v का फॉर्मूला r ओमेगा होता है, तो वो r इंटू 2 पाई f लिख लेता हूं। v का फॉर्मूला r इंटू 2 पाई f। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है v स्क्वायर बाय r, तो वह ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r, यानी ओमेगा स्क्वायर r, तो 2 पाई n का स्क्वायर इंटू r, तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। इसे अब चलो स्मॉल n से लिखना शुरू कर देते हैं rps को। जो पाई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू 10 होती है, और जो n है वो है n बाय 60। स्मॉल n जो है वो है n बाय 60। ये आरपीएम में है और ये आरपीएस में है। हमारी कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी, जिसे आप चाहे f से लिखें, चाहे न्यू से लिखें, चाहे न्यू से लिखें, चाहे f से लिखें, चाहे n से लिखें, हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आरपीएस वाली होती है। अब ये इक्वेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो उसने डायरेक्टली रोटेशन यूसीएम में दी तो नहीं है, रोटेशन के चैप्टर में दी है, पर हम इनको यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन कह सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ नॉन यूसीएम विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 इनटू टी, जो कि ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होती है। नॉन यूसीएम के ये न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में अभी तो नहीं दिए, रोटेशन के चैप्टर में तो दिए ही है खैर उसने। और मैं तो ये सारे फॉर्मूले, मैं तो ये सारे केसेस अगर चाहूं तो v गुड स्ट्रेट लाइन मोशन वाले फॉर्मूले से कर सकता हूं। देख लो ना, यहां तो ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, थीटा बाय टी, v इज गुड u प्लस 80 पे ले जाना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इसे r ओमेगा इज इक्वल टू r ओमेगा नॉट, और 80 a होता है r अल्फा, तो अल्फा की जगह आ जाएगा a बाय r इंटू टी, a इज इक्वल टू r अल्फा, अल्फा की जगह आएगा a बाय r। v चाहिए मुझे एक्चुअली, ओमेगा की जगह चाहिए v बाय r, v इज इक्वल टू r ओमेगा ना, तो ओमेगा की जगह लिख लेता हूँ v बाय r, v बाय r इज इक्वल टू v नॉट बाय r, अल्फा की जगह a बाय r इंटू टी, तो ये हो गया ना v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। ऐसी बात है, तो आपका जो मर्जी में आए, जिस तरह से उसने डेटा दिया हो, जैसा डेटा दिया हो, अगर उसने सारी चीजें आपको ऑलरेडी एंगुलर वाली ही दी है, अगर उसने सारी चीजें एंगुलर वाली दी हैं तो ये याद कर लो, और उसने दो चीजें लीनियर वाली दी हैं तो तुम तीसरी चीज भी लीनियर में ही निकाल लो। इक्वेशन तो वैलिड है सारी की सारी। ये दिस corresponds to v square is equal to u square plus 2as, and this corresponds to s is equal to ut plus half at square.
अगर वो पूछता है कि टोटल इसने एंगल कितना चला है बताओ, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेना और बाद में देख लेना कि एक राउंड में एंगल 2 पाई होता है। खैर यही याद करिए, हालांकि सवाल पे डिपेंड करता है कि कैसे दिया है, कभी कभी ये फॉर्मूला ज्यादा आसानी से लग सकते हैं। ऑल डिपेंड्स के सवाल में दिया क्या है। मैं तो यही मान रहा हूं कि ये सर्कुलर मोशन को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन मान सकते हैं, इसके बदले आप इसे ऐसा मान सकते हैं, यहाँ आप 80 से चलते हैं, उसी 80 से यहाँ चल लीजिए और बाद में जो आपका एस आएगा ना, बाद में जो एस आएगा ना, एस होता है आर इंटू थीटा, तो एक पूरे राउंड का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। अगर थीटा आपका नंबर ऑफ राउंड्स में आ रहा है, नंबर ऑफ राउंड्स में आ रहा है, तो एक पूरे राउंड्स, कभी कभी वो पूरे राउंड की बात कर देता है। खैर बस जैसे जैसे सवाल दिए हैं, सिंपल सवाल एनसीईआरटी के वैसे ही करेंगे अपन। मैं इसमें एक दो चीजें, एक क्वेश्चन आपसे और कर रहा हूं, हो गया जितना डिस्कशन मुझे कराना था, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे। एग्जाम्पल 4.10 कहता है इंसेक्ट ट्रैप्ड in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily, बोला है इसने, and completes seven revolutions in 10 seconds, in 100 seconds बोला है, स्टेडीली बोला है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप का है। तो कहता है एंगुलर स्पीड बताइए और लीनियर स्पीड बताइए, एंगुलर स्पीड बताइए और लीनियर स्पीड बताइए। यही निकाल लेते हैं। तो जहां तक दिया क्या क्या उसने, एक तो आर दिया है, आर है 12 सेंटीमीटर, शायद 0.12 मीटर लेंगे, और ये दिया है इसने, ये पता नहीं ये क्या दिया है, ये इसने 7 रिवॉल्यूशंस दिया है इन 100 सेकेंड्स। अब चलो ओमेगा मानता हूं मैं, ये ओमेगा, इसमें ओमेगा की जानकारी दी है इसने। तो एक राउंड में एंगल होता है 2 पाई का, 7 राउंड में इतना एंगल होगा, मुझे एंगल अपॉन टाइम चाहिए, और ये है ऐसा, ये है, तो 14 इंटू 22/7 अपॉन 100, तो 44/100, शायद 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा दिया इसने। ओमेगा है एंगल अपॉन टाइम, 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, तो ये ओमेगा ही दिया था इसने। एक रिवॉल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई का, तो ये टोटल एंगल हो गया, पाई को लिख दिया 22/7, 7 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 44/100, 0.44 रेडियन पर सेकेंड, शायद ठीक है। और बस ओमेगा आ गया तो सेकेंड है v = r ओमेगा, तो बस v r is 0.12 into ओमेगा 0.44। अब ये आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाए। अप्रोक्सीमेटली मैं इसे 0.10 के लेता हूं, तो मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बोल देता हूं 0.044 से थोड़ा सा बड़ा। 0.1 से मल्टीप्लाई किया पहले, पर करना था 0.12 से, तो 0.1 से जो आ रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा। अगर ऑप्शन उस टाइप से नहीं मिल पा रहा तो फिर पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, पर पहले तो ऑप्शन पे नजर मार ही लेंगे। इसने सवाल का पार्ट बी पूछा है, तथा इज द एक्सीलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, क्या एक्सीलरेशन वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है? तो ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है।
इसलिए हाँ एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं, तो भी वो वेक्टर के रूप में तो कांस्टेंट नहीं है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका, और उसकी डायरेक्शन तो बदल ही रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर, क्योंकि ये प्लस आई कैप है और ये माइनस आई कैप है, तो वेक्टर फॉर्म में तो ये कांस्टेंट नहीं है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो v स्क्वायर बाय r निकाल लेंगे, या ओमेगा स्क्वायर r निकाल लेते हैं। ए सी मांग रहा है वो, तो v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, जो भी हमारे लिए आसान पड़े वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स इसके बच रहे हैं, नजर मार लेते हैं। 4.17 है, क्वेश्चन नंबर 4.17 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4.17 कह रहा है a stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle, रेडियस दिया है, ये सवाल ठीक है, is whirled in a horizontal circle with a constant speed, तो यूसीएम का केस हो गया। फिर इसने दे दिया 14 revolutions in 25 seconds, तो ओमेगा हो गया 14 revolutions in 25 seconds। फिर ओमेगा मतलब ये इसने एक्चुअली n दे दिया, n है 14/25, तो मैं तो खैर वही कह रहा हूं कि 1 रिवॉल्यूशन जो है दैट इज 2 पाई रेडियन, ये ओमेगा हो गया। पूरा एंगल चाहिए मुझे, रेडियन पर सेकंड में चाहिए। कहता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक्सेलरेशन तो यही इधर ही आएगा, मतलब जरूर हम इसमें ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये तो ग्रेविटी वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, वो हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा। और सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो तो ये फिर ओमेगा स्क्वायर आर से आ ही जाएगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें इधर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। और ऐसे ही फिर इसने अगले क्वेश्चन के बारे में दिया, 4.18 में दिया है, कहते एयरक्राफ्ट executes a circular loop of radius 1 kilometer with a steady speed of this much kilometer per hour, उसे मीटर पर सेकंड में ले ही आएंगे। कहता है कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप उसका v स्क्वायर बाय r निकाल लीजिएगा और उसको g से डिवाइड कर लीजिएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जस्ट वो एक फिजिकल रफ आइडिया देना चाह रहा है कि वो g का कंपैरिजन में कितना होता है, और तभी बताएगा कि तुम g को इग्नोर कर सकते हो। v स्क्वायर बाय r आपको निकालना है और उसे g से कंपेयर करना है। फिर थियरी का क्वेश्चन है 4.19, कहता है बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। ए कह रहा है नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, ये गलत है, ऑलवेज नहीं, सिर्फ यूसीएम में। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यूसीएम में ये हमेशा सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ होता है। बाकी तो हम देख ही चुके कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो इधर होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता ही नहीं है। बी कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, हाँ चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा यही होता है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, स्टेटमेंट ट्रू है। सी कह रहा है एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूसीएम एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, हाँ ये एक अच्छा है, इंपॉर्टेंट केस है कि पूरी साइकिल में अगर एक्सीलरेशन का मैं एवरेज निकालूंगा तो वो तो जीरो आएगा ना, क्योंकि उसके तो इधर प्लस ये प्लस जे कैप भी है और माइनस जे कैप भी है और प्लस आई कैप भी है और माइनस आई कैप भी है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वेक्टोरियली इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ, कि पूरी साइकिल में अगर यूसीएम में हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे पूरी साइकिल का तो वो जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट।
एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एक पार्टिकल यही, अच्छा धागा जो है, अगर स्टोन को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, और ये फोर्स है टेंशन। ऐसा तो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक क्वेश्चन हमने किया था बीच में 4.17, उसमें स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया था, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ना। डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अब खैर चलिए, यही है कि एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसा, पत्थर को ऐसा घुमा रहे हैं और ये सेंटर है, और वे भी, चलिए इसकी अगर बात करें तो ये धागे में टेंशन है। तो क्वेश्चन ये है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2017 में आया है, पूछता है व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्टोन। एक ऑप्शन कह रहा है टी, दूसरा कह रहा है टी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा कह रहा है टी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। इसका जवाब बता दीजिए। एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैं बांध के घुमा रहा हूं, हाँ इसका सही जवाब है टी, क्योंकि टी इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एडिशनली मेरे डायग्राम में एम बी स्क्वायर बाय आर दिखा थोड़ी ना सकता हूं कहीं भी, इधर या इधर। मेरे को एम बी स्क्वायर बाय आर दिखाने का कोई हक नहीं है। मुझे ये बोलना है कि जो भी रियल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, जो भी रियल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, बस वही पार्टिकल पे नेट फोर्स है, एंड दैट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम बी स्क्वायर बाय आर। अभी तो हमने इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, अब हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाएंगे आपको। यहां तक एनसीईआरटी ने सेंट्रीफ्यूगल का नाम दिया नहीं है, तो मैंने भी लिया नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल डायग्रामों में हम मार्क कर लेते हैं ताकि इक्वेशन लिखने में आसानी हो जाए। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है। तो डायग्रामों में कभी कभी इक्वेशन लिखने में आसानी के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मार्क कर लेते हैं। मैं एम बी स्क्वायर बाय आर को अगर कहीं मार्क करना चाहते ही हो ना, तो यहां नहीं मार्क करूंगा, नहीं तो यहां नेट फोर्स हो जाएगा टी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, और नेट फोर्स तो खाली टी ही है। फिर भी अगर आप ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो एक एम बी स्क्वायर बाय आर यहां मार्क कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल के नाम से, अवे फ्रॉम द सेंटर, तब इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगी। या तो आप डायरेक्टली ये बोल दीजिए कि भाई ये जो, इसको मत बनाइए डायग्राम में, और बोलिए कि जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है दैट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है, अगर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है तो फोर्स ma होता है, फोर्स mv स्क्वायर बाय r है ना। या तो ये बोलिए कि जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है दैट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस आई कैन इक्वेट टू mv स्क्वायर बाय r। अगर आप चाहते हो कि आपको डायग्राम में सीधे दिख जाए, एक्चुअली ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है नहीं, क्योंकि इस पे एक नेट फोर्स है। the stone moving in a vertical, in a horizontal circle is not in equilibrium, क्योंकि उस पे एक नेट फोर्स है। पर अगर ये आपके पास नहीं आ रहा है तो इसलिए आप चाहो तो ये मान सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम एंश्योर अगर करना चाहते हो तो डायग्राम में एम बी स्क्वायर बाय आर बना दो, जो कि सही नहीं है। फिर भी हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ता है, हम लोग रूल बना लेंगे। हम लोग जब इसके और थोड़े एडवांस डिस्कशंस करेंगे तो रूल बना लेंगे। बस आप लिख दीजिए, एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दीजिए, फॉर ईज ऑफ राइटिंग इक्वेशंस, फॉर ईज ऑफ राइटिंग इक्वेशंस we consider a body in circular motion, we consider a body in circular motion to be in equilibrium, to be in equilibrium, ब्रैकेट में, though it is not true, हालांकि ये सही नहीं है, because the net force acts on the particle, हालांकि ये सही नहीं है, बट हम ऐसा कर सकते हैं, though it is not true because the net force acts on the particle.
and therefore we will always mark mv square by r radially outwards as a centrifugal force. We will always mark mv square by r radially outwards as a centrifugal force. Both centripetal and centrifugal are imaginary force. सेंट्रीपिटल के लिए तो मत लिखिए ऐसा, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इमेजिनरी फोर्स है, सेंट्रीपिटल को मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इमेजिनरी फोर्स है, पर वो एक सिर्फ नया नाम है, वो एक नया फोर्स है ही नहीं। अगर मैं मून की बात करूं कि मून अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो मून के एफबीडी में कायदे से मुझे सिर्फ एक फोर्स बनाना चाहिए, mg। So moon is not in equilibrium, है ना? Though its distance, its radial distance, from Earth is constant, पर फिर भी मून एक्चुअली इक्विलिब्रियम में नहीं है। मून को हम बोल सकते हैं इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जिसकी भी डायग्राम में सिर्फ एक ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, और मून इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर इक्वेशन लिखने में या तो हम ये बोलेंगे जो ये फोर्स जो है यही सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। पर अगर आप चाहो कि नहीं डायग्राम में ही सब दिखे, तो आप यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल मार्क कर लेना, और अब आप बोलोगे कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो mg is mv square by r। ये बॉडी वास्तव में इक्विलिब्रियम में है नहीं। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो फोर्स है, दिस इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ mv square by r। पर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा और आसान हो जाए, तो डायग्रामों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मार्क कर लिया करेंगे। mv square by r is marked always radially outwards. mv square by r is always marked radially outwards. It is an imaginary force.